तो हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो ये क्लास रहेगी वो यूपी टेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए पूछे गए थे 2018 में, उससे ये संबंधित ये बात होगी। ठीक है, इसमें होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या होगा। और ये इसमें देखेंगे ये जो भाग होगा वो पांचवा होगा, यानी कि कुल मिला के आपके कितने भाग आते हैं इसमें। तो 5 भाग आते हैं, है नहीं, 5 भाग आते हैं। उन 5 भागों में आप देखेंगे तो पांचवा भाग ईवीएस का रहता है। बाकी वैसे हिंदी, है नहीं, और सीडीपी और ईवीएस, ये सारी मैथ, ये सारी चीजें रहती हैं। तो पांचवा भाग आपका ईवीएस का है, तो ये वहीं पे लिखा है। ठीक है, ईवीएस का मतलब है क्या, इन्वायरमेंट स्टडीज। ठीक है ना, इन्वायरमेंट क्या है, स्टडीज। तो चलिए आप देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये लिखा हुआ है कि किस वर्णक यानी किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं इनकी हरे होने का एक रीजन है क्या, उसमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल। ये सबसे एक बेहतर सवाल बनता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये कई बार सवाल पूछा गया है और एक बेहतर सवाल बनता भी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल के केंद्र में, क्लोरोफिल के केंद्र में, ठीक है, ध्यान रखिए क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 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 तत्व पाया जाता है। ठीक है, जो क्या काम करेगा, जो प्रकाश संश्लेषण करने में सहायता करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज नहीं। ये क्या है, मैग्नीशियम, यानी कि Mg, नॉट Mn। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो क्लोरोफिल ये होता है। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो इन चारों में से कौन है। ठीक है, एरोसॉल, कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, या ये सभी। देखिए हमारे पृथ्वी पे वर्तमान समय में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन ना करके वैसे ही इन्वायरमेंट में, वैसे मिट्टी जल में हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक कारण बन रहा है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन का मतलब यह है कि कोई भी मौसमी घटनाएं अपने सही समय पर ना हो पाना, यानी कि बरसात जब होना चाहिए था तब नहीं हो रहा है नहीं, गर्मी जब हो शुरू होनी थी तब नहीं हो रही है, कहीं ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। तो यही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे ये सभी रीजन है। ठीक है, यानी कि कृषि क्रियाकलाप का मतलब क्या है, यानी कृषि को वैज्ञानिक तरीके से ना करना। ठीक है, वनों को जलाना, वन को जलाते हैं, CO2 अन्य गैसें निकलती हैं जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। एरोसॉल, कैन का उपयोग, है नहीं। तो ये सब क्या है, ये हमें मानवीय गतिविधियां जो है इनको सबको कम करना पड़ेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल हमारा कौन सा है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। कॉप लीफ, जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री, सर्पगंधा। तो यहाँ पे बायोडीजल की ध्यान रखना कि बायोडीजल जो हमें प्राप्त होता है वो जेट्रोफा का जो बीज होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग रतन जोत भी कहते हैं, रत्न जोत। तो रत्न जोत नामक एक पौधा होता है, उसकी जो बीज होती है उस बीज से हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार का ऑयल निकालते हैं। वो ऑयल ठीक वैसे ही काम करता है जैसे डीजल, यानी कि डीजल एक ईंधन के रूप में काम करता है, वैसे ही बायोडीजल ईंधन के रूप में काम करता है। क्योंकि ये एक प्रकार से पौधे से बनाया गया होता है, यानी एक प्रकार के ये जीव कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेन से बनाया जाता है, इसकी वजह से ये बायोडीजल कहलाता है। ठीक है, तो जेट्रोफा नामक, जेट्रोफा या रतन जोत पौधा होता है, उसके बीज से। ठीक है ना, इधर ना, जेट्रोफा या रतन जोत के बीज, जो सीड्स होती हैं, बीज से। जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको समानता किस नाम से जाना जाता है। बाकी जब इतना ऊपर विवरण दे दिया तो बाकी नीचे हमें, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसके बारे में बात हो रहा है, तुलसी। ठीक है, तुलसी का जो पत्ता है ये औषधि गुण के लिए है, और हमारे हिंदू धर्म में क्या है, एक कहीं ना कहीं ये बहुत पवित्र पौधा भी माना जाता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, अगर पीने योग्य पानी है तो इसे क्या कहेंगे भाई, पीने योग्य पानी वो मीठा जल होता है नहीं, तो ये कहेंगे इसे पीने योग्य पानी। ठीक है ना, क्या होगा, पीने योग्य
पानी। ठीक, आगे देखिएगा, अगला है वर्ष 1984 में वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये सभी को पता है, वो जो गैस थी वो गैस का नाम क्या था? IMC, ठीक है ना, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये भोपाल में ये घटना ये हुई थी, और स्पेशली ये कब हुई थी? ये खासकर 3 दिसंबर, ठीक है, 1984 में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है ना, ये घटना घटित हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। एक घटना और भी घटती है, चेरनोबिल की घटना, जो कि यूक्रेन में घटती है। ठीक है ना, ये सवाल आ जाता है अगर आ जाए कभी कि चेरनोबिल की जो घटना है, इस घटना का संबंध कहां से है? तो बताएंगे यूक्रेन में। ठीक है ना, यूक्रेन से संबंध रखता है चेरनोबिल, क्योंकि वहां पे भी एक बहुत बड़ा परमाणु घटना घटित हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये विश्व पर्यावरण दिवस बोला गया है तो ये 5 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है तो सभी को पता है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक और ध्यान रखो, क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया और किसकी मेजबानी में मनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? 1974 में। ठीक है, यूएसए के मेजबानी में। यानी कौन सा देश मेजबान था? तो ये था यूएसए, यानी यूएसए मनाया गया था। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972, 5 जून 1972 को, ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? UNEP की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे है? नैरोबी, केन्या में है। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में ये चीजें मनाई जाती हैं 5 जून 1972। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो देखिए जो MS स्वामीनाथन है ये भारतीय क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ये क्या है? भारतीय कृषि वैज्ञानिक ये थे। ठीक है ना, और लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन्हें अभी क्या हुआ है? 2025 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, भारत रत्न इनको दिया गया है। ठीक है ना, बाकी पक्षी वैज्ञानिक एक हमारे भारत में बहुत ही फेमस रहे हैं, उनका नाम है सलीम अली। क्या नाम रहा है इनका? सलीम अली। आगे जाओ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है? तो देखो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये देहरादून में है, यानी उत्तराखंड में है। ठीक है, कहां पे है? उत्तराखंड में है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उस समय क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें क्या होता है? सोखा जाता है। ठीक है ना, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? देखिए कोई भी चीज जब क्या होता है अवशिष्ट उत्पाद, मतलब जो शेष बचा रह जाता है, जो यूटिलाइज हो चुका होता है, उसके बाद में जो शेष बच जाता है उसको खाने वाले क्या कहा जाते हैं? कि उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मृतक भोजी। क्या बोला जाएगा? मृतक भोजी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, जैसे आपने देखा होगा कहीं जानवर वानवर हैं, ठीक है, सड़े गले हो गए, ठीक है, कोई कह सकते हैं कोई कचरा है, वहां पर क्या होते हैं उससे जो जीव पनपते हैं उसे मृतक जीवी कहते हैं। ठीक है, या मृतक भोजी कहते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल, तप्त मतलब होता है गर्म, भौम मतलब भूमि, यानी भूमि के अंदर जो गर्म जल है, ठीक है, उससे भी हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। उसे किस प्रकार की एनर्जी कहते हैं? तो वो कहते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा। क्या कहेंगे भाई? भूतापीय ऊर्जा, यानी इसे कहते हैं जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, उसे कहते हैं। और ये कह सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा मान सकते हैं, क्योंकि इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें अलग से कोई ईंधन जलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी के अंदर, ठीक है, जो गर्म उबलता हुआ यानी गर्म जो जल होता है उससे वाष्प निकलता है, और वाष्प यानी कि जो वेपर होता है उससे हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। बनाने का मतलब यह है कि उससे कोई भी चीजें चला सकते हैं। अब भूतापीय ऊर्जा की हम लोग बात करें तो ऐसे ही देखेंगे, जो पूगा घाटी है ये बड़ी फेमस है, पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए। ये कहाँ पे है? तो कहेंगे ये है लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। एक मणिकर्ण स्थान है, मणिकर्ण स्थान, ये भी बड़ी फेमस है।
ये वहां पे हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती घाटी में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, मणिकर्ण स्थान, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, भूतापीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि भूमि के अंदर से जो एनर्जी प्राप्त होती है। 16 घास कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो देखिए जो 16 घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट में, क्योंकि आपको पता है कि घास के मैदान कई तरीके के होते हैं। कई तरीके का मतलब क्या होता है? स्पेशली दो ही मान सकते हैं, शीतोष्ण और उष्ण घास के मैदान। तो उनमें से भारत में भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कि ये क्या है, 16 जो घास का मैदान है ये कहीं ना कहीं उष्ण घास का मैदान है, क्योंकि ये रीजन इसी क्षेत्र में आता है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक जो घास का मैदान है, बन्नी घास का मैदान, बन्नी घास मैदान, ये कहाँ पे आपको मिलेगा? तो बताएंगे ये तो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है ना। एक क्या है? मर्ग घास का मैदान, ये कहाँ मिलेगा? हमारे भारत के किस एरिया में? तो ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में मिलेगा, है ना। फिर इसके बाद में अगर बुग्याल की बात करेंगे, बुग्याल घास का मैदान हमारे भारत में कहाँ मिलेगा? तो इसको बता देना कि ये मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। तो ये घास के मैदान है। बाकी अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा तो फिर वैसे बहुत सारे घास के मैदान है, जैसे स्टेपीज है, सवाना है, हंगरी है, कैंटरबर्ग है, डाउन्स है, पंपास है, कंपास है, इस तरीके से और भी सारे घास के मैदान आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी चर्चा हमें भी आगे वाले क्वेश्चनों में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखें अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ठीक है, कोकोर, वेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या ये सभी। देखिए जो पेलिकन पक्षी है, ठीक है ना, ये भारत में कहाँ पे प्रजनन करने के लिए आते हैं? तो हमारे भारत में नेलापट्टू ये क्या है? एक जगह है जहां पर ये प्रजनन करने के लिए स्पेशली आते हैं, और ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, नेलापट्टू। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो क्या है? तो है आपका पारा, यानी मरकरी। तो जो पारा है इसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, ठीक। तो पारा जो है वो क्या है? एक मात्र द्रव्य धातु, धातु भी है और लेकिन द्रव है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि धातुएं सारी ठोस होती, ये लिक्विड है, ठीक है। तो जो पारा है ये, इसका हम लोग जाते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है पीरियोडिक टेबल में, परमाणु क्रमांक वो कितना होता है? वो होता है 80, ठीक है ना, 80। यानी पारा को शॉर्ट में हम लोग Hg भी कहते हैं, प्रतीक चिन्ह इसका क्या होता है? Hg होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये, ठीक। अच्छा अब देखिएगा, अगर जो जल में मात्रा इसकी अधिक हो जाए, कैडमियम की, तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा? इटाई, इटाई। कौन सा रोग हो जाएगा? इटाई, इटाई। और आर्सेनिक ज्यादा हो जाए तो ब्लैक फुट। कौन सा? ब्लैक फुट। और नाइट्रेट ज्यादा हो जाए तो मिनी माता रोग होता है, जिसे साइनोसिस कहते हैं। तो मिनी माता, ध्यान रखिएगा, मिनी माता एक प्रशांत महासागर में एक खाड़ी है, बे है, जो कि जापान के क्षेत्र वाले क्षेत्र में आती है, ठीक है, जापान क्षेत्र में आती है वो मिनी माता। तो उस मिनी माता खाड़ी में ऐसी मछलियां पाई गई जिनके अंदर पारे की मात्रा ज्यादा थी, और जिन व्यक्तियों ने उस मछलियों का उपयोग किया उनको देखा गया कि एक विशेष प्रकार का रोग हो गया, जिसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते थे और उसमें घाव बन जाते थे, जिसको नाम ही दे दिया मिनी माता रोग। ओजोन परत का अधिकतम हास्य किस पर हुआ है? ओजोन परत का हास्य किस क्षेत्र में हुआ है? तो बताना, ये हुआ है दक्षिणी ध्रुव में, यानी साउथ पोल पे, ठीक है ना, साउथ पोल पे। तो एक ब्रिटिश दल था, ब्रिटिश दल ने 1985 में पता लगाया था, ठीक है ना, पता लगाया था कि भाई ओजोन परत का जो कैसा क्षरण है, जो ह्रास्य सबसे अधिक कहां पे हुआ है? तो साउथ पोल की तरफ हुआ है। कहां पे हुआ है? साउथ पोल की तरफ हुआ है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, तो बताएंगे वो कौन है? हीरालाल जेकान्या। कौन है? हीरालाल जेकान्या, क्योंकि ये 1950 से लेकर 1951 तक ये हमारे देश के क्या थे? ये देश के क्या थे? फर्स्ट
CGI थे, ठीक है ना। और अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, यानी 2025 में, यानी कि 53, ठीक है ना, 53 CGI कौन है तो बताना, सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत, ठीक है। ये ध्यान रखना, 53 की बात कर रहे हैं, 25 की बात कर रहे हैं, 26 में ये बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हमारा ये बनता है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से सुने तो, भारत में किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला जज की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है? अन्ना चांडी, जो केरल हाईकोर्ट की थी, ठीक है। और भारत में किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो बताना आप, लीला सेठ थी। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो फातिमा बीबी थी। जबकि अभी तक कोई भी भारतीय, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं रही है, नहीं, यानी कि CGI के पद पर कोई भी महिला अभी तक नहीं चुनी गई हैं या नियुक्त की गई हैं। ध्यान रखना, फातिमा बीबी जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी, न कि मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है। 34 वर्तमान में न्यायाधीश हैं, तो उन 33 में शामिल थी, वो एक नहीं है, ठीक है, CGI। तो ये ध्यान रखेंगे, हीरालाल जकानिया ये फर्स्ट थे, ठीक है ना, ये फर्स्ट थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो देखो जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के कगीर जीव, यानी कि जो भी वनस्पतियां, जो भी जीव जंतु, ठीक है ना, विलुप्त होते जा रहे हैं या हो गए हैं, उनका सबका डाटा, उनका सबका आंकड़ा, उनके बारे में जानकारी एक संस्था है, कौन? IUCN। तो ICUN क्या करता है कि एक बुक जारी करता है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या करता है? जारी करता है, ठीक है ना। जो IUCN है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसकी मुख्यालय कहां पे है तो बताएंगे, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड वाले हिस्से में है, ठीक है ना, जिसकी स्थापना ये 1948 में हुई थी, ठीक है ना, 48 में हुई थी। और इसकी क्या होती है? 4 साल बाद बैठक होती है, 4 साल बाद ये बैठक इसकी होती है, ठीक है, बैठक होती है। और ध्यान रखेंगे अभी 2025 में इसकी बैठक कहाँ हुई है? अबू धाबी में, ठीक है ना। अभी 2025 में इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? बैठक तो ये हुई है कहाँ पर? अबू धाबी में हुई है, यानी UAE में इसकी बैठक हुई है, ठीक है। तो IUCN, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड वाले हिस्से में है, ठीक। तो ये आपका रेड डाटा बुक क्या करता है? जारी करता है। तो रेड डाटा बुक क्या है बताओ? तो रेड डाटा बुक आपका है कि जो भी हमारे वर्ल्ड में जो भी वनस्पतियां, ठीक है, और चाहे भी आपका जो भी आपके जीव जंतु हैं, ठीक है, अगर जो ये सभी क्या हैं? विलुप्त हो गए हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं? विलुप्त हो गए हैं, तो उनके बारे में जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो IUCN का जो हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना, इंग्लैंड में है, ठीक है ना, इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? देखो भैया, वर्तमान की बात करते हैं ना, वर्तमान में, तो एक ऑप्शन यहाँ पे और बढ़ा लो और रख लेते हैं यहाँ पे। तो वर्तमान की हम लोग बात करते हैं, तो वर्तमान में इनको हटा लो, ये उस समय या इसको छोड़ो, इनको हटा लो। यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम लोग एक नाम, विजया किशोर रहाटकर, ये हमने नाम लिख लिया, ठीक है। अब देखो, ये क्योंकि सवाल जिस समय पूछा गया था, ये जिस समय पूछा गया था सवाल, उस समय तो इसमें सही आंसर रेखा शर्मा की बात होगा, ठीक है, वो उस समय ये थी। लेकिन अभी 2024 से इनका बदल चुका है, अब ये कौन हो गई हैं? तो विजया किशोर रहाटकर, ठीक है, विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। इससे पहले रेखा शर्मा थी, ठीक है। तो अभी 2025 में, ठीक है, ध्यान रखना कि 2024 से अब तक, ठीक है, यही है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। संयुक्त बैठक संविधान के किस आर्टिकल में है? 108। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधी का प्रावधान किया गया है? तो देखो, पंचायती राज व्यवस्था जो है, ठीक है, वो भाग 9 में है, ठीक है ना, किस में है? भाग 9 में है, ठीक।
74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसका जो संबंध रखा गया था वो रखा गया था शहरी स्थायी स्वशासन से, ठीक है ना। और जबकि ग्रामीण वाली को रखा गया था किसमें? 73वें संविधान संशोधन से, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो चार में से एक ऑप्शन आपका क्या है? सही है, और वो ये है, इसे बोलते हैं SO2। क्या बोलते हैं? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन क्या यही केवल जिम्मेदार है क्या? लेकिन ये नहीं, केवल ये नहीं जिम्मेदार है। ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रिक जो कहता है नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और कौन सा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही क्या करते हैं? वायु में जब जाते हैं और जब वर्षा होती है उनके साथ में मिलकर ये क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा, ठीक है, ये करते हैं, नहीं एसिड रेन ये करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रिक अम्ल भी इसमें शामिल है, ठीक है। केवल यही नहीं है, ध्यान रखना नाइट्रिक अम्ल भी शामिल है, यानी कि HNO3 और प्लस SO2, ये होगा ना सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या करते हैं? मिलकर करते हैं रैन वर्षा। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, यानी विधि का शासन हमने कहां से लिया है? तो इंग्लैंड से लिया है कि भैया विधि कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये इंग्लैंड से लिया हमने। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, ठीक है, या फिर राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव हो, इसके लिए कौन जारी करेगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बताएंगे 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कब की थी? 1950 में। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार हैं, जो यूपी के ही आते हैं, आगरा वाले क्षेत्र से। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ये अच्छा सवाल है कि जब लोकसभा की जब पहली कार्रवाई होती है, मतलब लोकसभा की जब बैठक होती है, लोकसभा की जब बैठक होती है तो उसमें जो पहला घंटा होता है जब उसमें कार्यवाही शुरू होती है, यानी लोकसभा का जो कार्रवाई शुरू होता है उसके पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कहला जाता है प्रश्न काल, कि जो कब से कब तक चलता है? 11 से 12 बजे, ठीक है ना, मतलब सुबह वाला ही 11 से 12 बजे AM वाला, इसे कहते हैं प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है? प्रश्नकाल में जो भी कह सकते हैं कि संसद मतलब कह सकते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहते हैं? मंत्रियों से सवाल पूछते हैं कि वो सवाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनको मौखिक रूप से जवाब देना होता है, और जो अतारांकित होते हैं उनको लिखित रूप से जवाब देना होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के जस्ट बाद कौन सा घंटा शुरू होता है? प्रश्नकाल के बाद, ठीक, कौन सा घंटा शुरू होगा? शून्यकाल का, शून्यकाल का, ठीक है। जो ये अगर हम बात करें तो इसका जो समय रहता है ना वो कहीं ना कहीं 12 से 1 बजे, ये जब शुरू हुआ था तब ये था, लेकिन ये इसका जो समय अब हो गया है वर्तमान में इसके समय को बढ़ा दिया गया है, ये 1 से 2 कर दिया गया है, 1 से 2 बजे ये समय कर दिया गया, ठीक है। तो इस शून्यकाल में क्या होता है? जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं, ठीक है ना, उसको मौखिक रूप से जवाब देना रहता है, वो प्रश्न उठाए जाते हैं जो तत्काल में चल रहे होते हैं, ठीक है। ये शून्यकाल ये कहलाता है। तो सवाल पूछ सकता है कि प्रश्नकाल के बाद किस घंटे को क्या कहते हैं? शून्यकाल। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसे क्या कहेंगे? तो सही सी बात है, इसे क्या बोलेंगे? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, ठीक, ये बोलेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना कि वर्षा जल को वर्षा जल संग्रहण तमिलनाडु राज्य ने क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है,
अनिवार्य, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि तमिलनाडु में अगर वर्षा हो रही है तो उस वर्षा का क्या करना है, संरक्षण करना है, उसको संग्रहण करना है। ऐसा अनिवार्य रूप से ये प्रावधान यानी कानूनी प्रावधान बना दिया है, तमिलनाडु के सरकार ने बना दिया है, ठीक है ना, तमिलनाडु की सरकार ने बना दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, तो ये है कहाँ पे, असम में है भाई। असम में कौन है यहाँ पे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक, ये यहाँ पे। आगे कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और प्रथम टाइगर रिजर्व भी है, 1936 में स्थापित हुआ था। तो कार्बेट नेशनल पार्क, ये ध्यान रखना, भारत का प्रथम ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। कब बना था, 1936 में। कहां पे है, तो कहेंगे नैनीताल, उत्तराखंड। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये देश का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, ठीक है ना। बांदीपुर वाला तो कहां पे, कर्नाटक में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम है। ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम क्या होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। क्या आपको ये बात पता है, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है ना, कैसा होगा, सदैव क्या होगा, एक दिशीय होता है। एक दिशा का मतलब होता है कि भाई जो खाएगा उसी में एनर्जी जाएगी, है नहीं। मान लो अगर बकरी ने घास खाई है, ठीक है ना, बकरी ने घास को अगर खाया है तो ऊर्जा उस घास से कहाँ ट्रांसफर होगी, बकरी में। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कई सभी लोगों में ट्रांसफर होगी, नहीं। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो सही क्रम क्या है, सही क्रम का मतलब ये है कि जैसे मान लो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, ये उत्पादकता है। इनको खाने वाला क्या होगा, उपभोक्ता होगा। जैसे बकरी हो गई, हिरण हो गया, गाय, ये सब उपभोक्ता हो गए, ठीक है। और उपभोक्ता को कौन खाता है, तो अपघटक इनके, क्योंकि ये जब जीव जंतु मरते हैं तो इनके ऊपर कौन जीवित होता है, उनके शरीर जो सड़े गले होते हैं उस पर अपघटक होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो सही है, इसका आंसर क्या होगा, उत्पादकता, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है ना, अपघटक। यानी कि इसका सही अगर हम वो बनाए तो देखिए इसका क्या बनेगा, जैसे मान लो जैसे वनस्पतियां हैं, वनस्पति, तो अब वनस्पति को कौन खाएगा, तो कह देंगे इसे बकरी खाएगी, बकरी, या कह सकते हैं हिरण, ये खाएगा। और इसको कौन करेगा, तो ये अपघटक। अपघटक कौन से होते हैं, जैसे आप कहेंगे एक प्रकार के जो मृतक जीवी होते हैं, ठीक है, जो सड़े गले चीजों पे क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो वनस्पति को बकरी खाएगा, फिर इसके कह देंगे इसको कौन खाएगा, फिर अपघटक, अपघटक, ठीक है। अपघटक के रूप में कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक। तो ये सही है इसका आंसर। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, एक दिशीय होगा, ठीक है ना, चक्रीय नहीं, क्रम में नहीं होगा, एक दिशीय होगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, तो सबको पता है ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक मात्रा में कौन है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये है भाई क्या, CO2, ठीक है। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, CO2 का बड़ा रोल है भाई, फिर उसके बाद में है जल वाष्प, फिर उसके बाद में आप देखेंगे जो आपका ये CFC है, CFC है, फिर उसके बाद में PAN है नहीं, फिर उसके बाद में आपका जो कह सकते हैं धरातलीय, ठीक है ना, धरातलीय, धरातलीय O3 ओजोन जो है, ठीक है, ये है। इसके अलावा CH4 यानी कि मेथन है, और भी सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, इसका रहता है, CO2 का रहता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के कितने क्वेश्चन थे, आज के हमारे ये 30 क्वेश्चन थे, जो कि आपके EVS के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आने वाले एग्जामों में, ठीक है, यूपी टेट खासकर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।